अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन दिसंबर के अंत तक समाप्त होने वाला है, जैसे कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने पुष्टि की है। हवाई अड्डे के विकास पर सरकार के फोकस पर जोर देते हुए सिंधिया ने आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई अड्डे के पूरा होने पर इसका उद्घाटन करेंगे। सिंधिया ने केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हवाई अड्डे के निर्माण का निरीक्षण किया। 6,500 वर्ग मीटर का ये नया टर्मिनल भवन, जिसके पीक आवर्स के दौरान 300 यात्रियों को समायोजित करने और सालाना 6 लाख यात्रियों को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 9 चेक इन काउंटर, 3 कन्वेयर बेल्ट और स्पर्श पथ जैसी यात्री सुविधाएं हैं। वास्तुशिल्प डिजाइन राम मंदिर की शैली को दर्शाता है। आंतरिक सजावट में श्री राम के जीवन को दर्शाती स्थानीय कला का प्रदर्शन किया गया है। छत्तीसगढ़ में सत्ता के आने के 9 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को घोषणा की कि अनुभवी आदिवासी नेता विष्णुदेव साई राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ये घोषणा उन 3 राज्यों के लिए पहली है जहां भाजपा ने हाल ही में 5 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए फैसले इस सप्ताह घोषित होने की संभावना है। रविवार को पार्टी द्वारा नियुक्त केंद्रीय पर्यवेक्षक, केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और पार्टी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम रायपुर गए और कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में 54 नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई। वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि साई का नाम सर्वसम्मति से अपनाया गया। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू से जुड़ी संपत्तियों से बरामद सैकड़ों करोड़ नकद पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये पार्टी का भ्रष्टाचार है, जिसके कारण उन्हें लोगों ने खारिज कर दिया है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार है। अभी भी उनके परिसर में बहुत सारे लॉकर और कमरे खोले जाने हैं। बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बौद्ध डिस्टिलरीज की एक समूह कंपनी है जो खोज में शामिल है और झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू से जुड़ी है। आयकर अधिकारियों ने बौद्ध डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ छापेमारी के दौरान उड़ीसा और झारखंड में कई स्थानों से 200 करोड़ रुपए से अधिक नकदी बरामद की है। कांग्रेस नेता दिनेश साहू के घर पे आज भी रेड जारी है। 100 अधिकारी काम कर रहे हैं। 300 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी अब तक हो चुकी है। क्या कहें? कांग्रेस का ये करप्शन का दुकान है और इसीलिए कांग्रेस को लोगों ने नकारा है और ये पूरा करप्शन देश के सारे व्यवहार में आया है। कांग्रेस माने करप्शन और इसी का ये नतीजा है कि राज्यसभा के कांग्रेस के सांसद साहू भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज मध्य प्रदेश के लिए अपने मुख्यमंत्री का चयन करने की उम्मीद है, क्योंकि पार्टी के 3 केंद्रीय पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में उस शाम राज्य की राजधानी में विधायक दल की बैठक होने वाली है। पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी नेता विष्णुदेव साई को अपना सीएम चुने जाने के बाद पार्टी सूत्रों और राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग से एक दावेदार के चयन की संभावना बढ़ गई है। निवर्तमान सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा, जो स्वयं एक ओबीसी है, उनके समुदाय के एक अन्य नेता प्रहलाद सिंह पटेल, जिन्होंने हाल ही में केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है, शीर्ष पद के लिए वो सबसे आगे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू पर छापे में 200 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामदी को लेकर विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला। एएनआई से बात करते हुए अमित शाह ने कहा कि भारतीय गठबंधन इस भ्रष्टाचार पर चुप है। उन्होंने आगे कहा, आज़ादी के बाद एक सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में नकदी जब्त की गई है, करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं, लेकिन पूरा इंडी गठबंधन इस भ्रष्टाचार पर चुप है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस चुप है क्योंकि भ्रष्टाचार उनके स्वभाव में है, लेकिन जेडीयू, आरजेडी, डीएमके और एसपी सब चुप बैठे हैं। अब समझ आया कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ क्यों कैंपेन चलाया गया था कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इसलिए चलाया गया क्योंकि उनके मन में डर था कि उनके भ्रष्टाचार के सारे राज खुल जाएंगे।
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू से जुड़े मेगा कैश हेराफेरी पर अमित शाह की टिप्पणी पर पलटवार किया और पूछा कि नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के 500 करोड़ के सौदे पर एजेंसी की कार्रवाई का क्या हुआ। उन्होंने कहा, गृह मंत्री का इस तरह बोलना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार तस्वीर में कहाँ आता है। वो कांग्रेस सांसद है, उनके अपने व्यवसाय हैं, क्योंकि उन्हें अपने व्यवसायों के प्रति जवाबदेह होना होगा। वो कोई मंत्री नहीं है या वो सत्ता के इस पद के तहत किसी पद पर नहीं है। 40 साल से वो कारोबार कर रहे थे। नरेंद्र सिंह तोमर की बेटे की 500 करोड़ की डील पर एजेंसी की कार्रवाई का क्या हुआ। It's very unfortunate for the Home Minister to speak like this. There is no corruption. Where the corruption comes into picture? He is a Congress MP. He has his businesses. For he has to be answerable about his businesses. He is not in a minister or he is not in any positions under this position of power under this. He is an opposition MP and doing his business, and he is having businesses for 40 years. They had been doing businesses under this. But the real question is, Mr. Amit Shah should answer what happened to the agency's actions on Narendra Tomar's son's 500 crores deal in the WhatsApp call with the Canadian person. What action they had taken it? Narendra Tomar son was speaking about 500 crores of every month being transferred. Therefore, they are speaking huge money, and there is a big corruption when Mr. Narendra Tomar is a minister in the Union Cabinet. Now he has resigned because he has got elected in an assembly. Therefore, Mr. Amit Shah should whether this EBI and the ED and IT will ride the तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने साइक्लोन मिगजोंग से प्रभावित लोगों को 6,000 रुपए की सहायता की घोषणा की है। राशि का भुगतान नकद किया जाएगा। साइक्लोन के परिणाम स्वरूप चेन्नई और उसके आसपास के जिले चेंगलपट्टू, कांचीपुरम और तिरुवल्लुर में भारी बारिश हुई, जिससे बाढ़ आ गई और जान माल को नुकसान हुआ। कॉर्पोरेट बॉडीज ने भी राज्य को सहायता प्रदान की है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी टीवीएस मोटर्स कंपनी ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 3 करोड़ रुपए का दान दिया। हिंदुजा समूह के प्रमुख अशोक लेलैंड ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोष में 3 करोड़ रुपए का दान दिया। लीप ग्रीन एनर्जी ने भी राहत कार्यों में 1 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख मुस्तफ़ा कमाल ने आर्टिकल 370 पर बहुप्रतीक्षित सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोलते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि फैसला कानून के मुताबिक होगा। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट लंबे समय के बाद आर्टिकल 370 पर अपना फैसला सुनाने जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून के मुताबिक होगा। एनसी नेता ने आगे कहा, जम्मू कश्मीर में सरकार के पास कोई कानूनी आधार नहीं है। यहाँ पिछले 8-9 साल से चुनाव नहीं हुए हैं। ये दावा करना कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है पूरी तरह से गलत है। दुनिया सच जानती है। देखिए, उम्मीद तो है हम सबको। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, जो 370 और 35A के बारे में सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां दायर हुई हैं, लंबे अरसे के बाद अब उस पर फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का है वो सुनाया जाएगा। हमारा मानना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि कानूनी पहलू इसका जो है वो अपनी जगह, और मेरी दानिश में है कि 2 दफ़ा पहले भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में फैसले सुनाए हैं, और हमारे कानूनदान जो हैं वो यही कहते हैं कि इसमें जो फैसला होगा वो कानून और आइन के मुताबिक होगा, और जो इसके मुखालिफ हैं वो उनको जो है उनको खिफत उठानी पड़ेगी। ये
कोरिया और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए दिल्ली में साउथ कोरिया के दूतावास ने रंग दे कोरिया कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पूर्व एशियन राष्ट्र के कुछ पारंपरिक प्रदर्शन दिखाए गए। इस कार्यक्रम में पारंपरिक कोरियन पोशाक हैंबॉक में गाने की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के दौरान कुछ पारंपरिक नृत्य प्रस्तुतियां भी हुई, जिनका सभी ने आनंद उठाया। रंग दे कोरिया कार्यक्रम भारत और कोरिया गणराज्य के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से 50 वर्षों से हो रहा है। भारत और कोरिया के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 साल पूरे होने पर भारत में साउथ कोरियन के राजदूत चांग जेबोक ने कहा कि दोनों देश राजनीति, अर्थशास्त्र और लोगों के संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध विकसित कर रहे हैं। गुटखा विज्ञापन मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार को जारी किए गए नोटिस के बारे में बात करते हुए वकील मोतीलाल यादव ने कहा कि अदालत ने भारत सरकार को इसे रद्द करने के लिए निर्देश दिए हैं। पद्म पुरस्कार और कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंपनीज और एंडोर्सर्स के खिलाफ कार्रवाई करेगा। मोतीलाल यादव ने कहा, मैंने उनके पद्म पुरस्कारों को रद्द करने और उन पर जुर्माना लगाने और उनके और कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक याचिका दायर की थी। अदालत ने भारत सरकार को पुरस्कारों को रद्द करने और कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के निर्देश दिए थे। भारत प्राधिकरण कंपनीज और एंडोर्सर्स के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। अभिनेता हैं जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, सैफ अली खान, ये लोग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करते हैं। जो गुटखा, जो प्रतिबंधित गुटखा प्रोडक्ट है, तंबाकू युक्त, उसका प्रचार करना जो है गैर कानूनी है। उसको ये सब लोग प्रचार कर रहे थे, तो इसको लेकर के मैंने एक जनहित याचिका 22/9/2022 को माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में दायर की थी, जिसको हाईकोर्ट ने मेरी याचिका को स्वीकार करते हुए और भारत सरकार को 2 डायरेक्शन दिए थे कि जो अभिनेता हैं जिनको पद्म अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण अमिताभ बच्चन को दिया गया है, पद्म श्री अक्षय कुमार को दिया गया है और पद्म श्री, पद्म भूषण शाहरुख खान को दिया गया है। इसी तरीके से सैफ अली खान को भी दिया गया है और अक्षय कुमार को भी दिया गया है। तो मेरी PIL में ये प्रेयर थी कि ये लोग गैरकानूनी काम करते हैं, तो इनको जो पद्म अवार्ड दिए गए हैं वो जब्त किए जाए और दोषी गुटखा कंपनियों के खिलाफ और इनके खिलाफ जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करने पर 50 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान है, उन पर जुर्माना लगाया गया। तो इन सब बातों को हाईकोर्ट ने मानते हुए भारत सरकार को 2 डायरेक्शन दिए कि पद्म अवार्ड जब्त करने के लिए इस पर गाइडलाइन भारत सरकार फ्रेम करे और चीफ कमिश्नर कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन गुटखा कंपनियों पे और जो ये एडवर्टीजमेंट करते हैं, जो इंडोर्सर हैं, अभिनेतागण हैं, सेलिब्रिटीज हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। और ये पिटीशन जो है, जो रिप्रेजेंटेशन दाखिल होगा उस पर जल्दी से जल्दी निर्णय। रिप्रेजेंटेशन मैंने फाइल किया 15/10/2000